हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एडुटेरिया के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले की क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह क्लास यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, पुलिस, टेट, सीटेट जैसे उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पंजाब के विलय के बारे में दिया है और पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन इसमें पूछा है। तो देखते हैं। इसमें पहला है, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। ये पॉइंट आपका क्या है, सही है। देखिए, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को अपने अधीन कर लिया था। यानी पंजाब का विलय कब हुआ था, तो 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये भी कथन आपका क्या है, करेक्ट है। देखिए, उस समय पंजाब पर सिख साम्राज्य का शासन था और सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, तो राजा दिलीप सिंह। राजा दिलीप सिंह अंतिम सिख शासक थे। जब पंजाब का विलय कर लिया गया तो उनके सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। तो ये कथन आपका क्या है, सही है। तीसरा है, दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दे दी गई। ये कथन आपका क्या है, गलत है। 2,50,000 नहीं बल्कि 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो इसमें गलत ही पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल से देखते हैं। पंजाब का पूर्ण विलय दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद किया गया था। पंजाब का पूर्ण विलय कब किया गया, तो दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद किया गया, जिसमें सिख अंग्रेजों से हार गए थे। इसमें सिख की हार हुई थी। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो ये 1848 से लेकर 1849 तक चला था। ठीक है। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध 1849 में लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध था ये लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। और ये संधि कब हुई थी, तो 29 मार्च 1849 को। ठीक है, 29 मार्च 1849 को यह संधि हुई थी और इसके द्वारा पंजाब का पूर्ण विलय कर लिया गया। ठीक है। परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य पूरी तरह से भंग हो गया और पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, ये डेट ध्यान रखिएगा, 29 मार्च 1849 को। महाराजा दलीप सिंह सहित सिख साम्राज्य के नेतृत्व को सत्ता से हटा दिया गया और दलीप सिंह को 5 लाख रुपए सालाना पेंशन देकर रानी जिंदा, ये उनकी मां थी, रानी जिंदा के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, कितनी पेंशन, तो 5 लाख रुपए पेंशन देकर इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। और पंजाब का जब विलय किया गया उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, पंजाब ये पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला आंग्ल सिख युद्ध ये आपका 1845 से लेकर 1846 तक चला था। इसको भी ध्यान रखिएगा। 1845 से लेकर 1846 तक पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और दूसरा कब हुआ था, तो 1848 से लेकर 1849 तक दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और इसके बाद लाहौर की संधि हुई और पंजाब का विलय कर लिया गया 29 मार्च 1849 को। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाराजा दलीप सिंह की बात करते हैं तो महाराजा दलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र तथा सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। महाराजा दलीप सिंह ये महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह की बात करते हैं, इन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है,
सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने किया था और इन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता है। इन्हें 1843 में 5 वर्ष की आयु में अपनी मां रानी जिंदा के संरक्षण में राज सिंहासन पर बैठाया गया। किसे? तो राजा दलीप सिंह को 1843 में ही 5 वर्ष की आयु में इन्हें सिंहासन पर बैठा दिया गया था। इन्हें ब्लैक प्रिंस ऑफ फायरशायर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, राजा दिलीप सिंह को ब्लैक प्रिंस ऑफ फायरशायर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, राजा दिलीप सिंह से ही अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा लिया था। ठीक है, कोहिनूर हीरा राजा दलीप सिंह से अंग्रेजों ने लिया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में यह प्रश्न बन चुका है। ठीक है, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1889 में सबसे पहले महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, 1889 के अधिवेशन में। ठीक है, 1889 के अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उल्टा दिया यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, 1889 में बंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में 10 महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिया था 1889 के बंबई अधिवेशन में। कादम्बनी गांगुली बंगाल की पहली डॉक्टर थी और 1889 के सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला प्रतिनिधि थी। यह भी ध्यान रखिएगा, 1889 के अधिवेशन में सबसे पहले किसने संबोधित किया था, किस महिला ने? तो कादम्बनी गांगुली ने किया था। यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 1889 के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो विलियम वेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार ये कब आया था? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता आप सभी को पता 1931 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। जालियांवाला बाग त्रासदी ये कब हुआ था? तो 1913 में जालियांवाला बाग त्रासदी हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी घटना? तो पहले मार्ले मिंटो सुधार, फिर जालियांवाला बाग त्रासदी, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर अगस्त प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम आया और इसे ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है और इसमें पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। ठीक है, इसमें पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी, यानी इसके द्वारा मुस्लिम सदस्यों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था और ये कब आया था? तो 1909 में आया था। दूसरा है जालियांवाला बाग त्रासदी, ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये, और कहां पे? तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में। और किस दिन हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये बैसाखी के दिन यह घटना हुई थी। गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए लाया गया था। ठीक है, 1940 में। और ये किसके द्वारा लाया गया था ये भी ध्यान रखिएगा, तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, उसी के द्वारा यह लाया गया था। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने
अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया और इसे ही वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब आया था? तो 14 जुलाई 1942 को यह आया था। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। और गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा उस समय गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। लाठी क्लब का गठन युवाओं को बहादुर बनाने और उन्हें अपने देश की आजादी के लिए लड़ने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति का जनक कहा था। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने तिलक को भारतीय क्रांति का जनक कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तिलक के बारे में कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। तो इन्होंने 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। ठीक है, 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत किया था। उसके बाद 1895 में शिवाजी महोत्सव की इन्होंने शुरुआत किया था। और 1916 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। इनकी पत्रिका ध्यान रखिए आप लोग, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी बाल गंगाधर की प्रसिद्ध पत्रिका है। पुस्तक ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। एक पुस्तक और ध्यान रखिए, द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, ये भी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नारा कौन सा दिया था इन्होंने? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतंगिनी हाजरा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतंगिनी हाजरा को बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। मतंगिनी हाजरा की बात करते हैं तो वह एक भारतीय क्रांतिकारी थी जिन्होंने मिदनापुर जिले के तामुलुक पुलिस स्टेशन के सामने ब्रिटिश भारतीय पुलिस द्वारा गोली मारे जाने तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। यानी इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें प्यार से बूढ़ी गांधी के रूप में जाना जाता है। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और नमक कानून को तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था इन्हें। उन्होंने चौकीदारी करबंद यानी चौकीदारी कर का उन्मूलन आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक है, इस पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है ये पूना सार्वजनिक सभा नहीं है, ये आपका दीनबंधु सार्वजनिक सभा है। ठीक है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ठीक है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में पुणे यानी महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, कब किया था? तो 1884 में।
और यह भारत के शुरुआती संगठनों में से एक था जो सामाजिक सुधार और उत्पीड़ित समुदायों के उत्थान के लिए समर्पित था। ठीक है, ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, इन्होंने और किसकी स्थापना किया था, तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने 24 सितंबर 1873 को किया था। ठीक है, इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। सैयद वंश के सुल्तान का क्रम पूछा है इसमें। तो सैयद वंश की स्थापना किसने किया था, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना किया था, तो पहला हो जाएगा ये। उसके बाद मुबारक शाह बना था, दूसरा ये हो जाएगा। उसके बाद आपका मोहम्मद शाह तीसरा हो जाएगा, और अलाउद्दीन आलम शाह ये चौथा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें पहला। पहले के बाद क्या आ रहा है आपका, पहले के बाद तीसरा, पहले के बाद तीसरा किस में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। सैयद वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो खिज्र खान ने किया था। सैयद वंश जो है दिल्ली सल्तनत का ये चौथा वंश था। इसका कार्यकाल क्या था, तो 1414 से लेकर 1451 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, सबसे पहले खिज्र खान 1414 से लेकर 1421, उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 तक, उसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक, उसके बाद आलम शाह 1445 से 1451 तक। ठीक है, ये क्रम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, गुलाम वंश ने। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया था। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश आया था 1320 से 1414 तक चला था। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451, और उसके बाद अफगान या लोदी वंश 1451 से 1526 तक। ठीक है, ये क्रम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। रुद्रमा के बारे में दिया है। पहला इसमें, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। ये पॉइंट आपका सही है। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की शासिका थी, ये आपका क्या है, सही है। दूसरा, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। ये कथन आपका क्या है, गलत है। जिसमें सही पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए। रानी रुद्रमा देवी 1263 से लेकर 1289 तक काकतीय वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में एक थी। ठीक है, किस वंश की थी, ये काकतीय वंश की थी। उनका जन्म राजा गणपति देव के घर में हुआ था। इनका जन्म जो है गणपति देव के घर में हुआ था, जिन्होंने काकतीय साम्राज्य की राजधानी वारंगल पर शासन किया था, गणपति देव ने। इस काकतीय साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक गणपति देव थे, और उन्होंने लगभग 63 वर्षों तक शासन किया था। काकतीय राजवंश ने वारंगल यानी तेलंगाना से 1083 से लेकर 1323 ईस्वी तक शासन किया था वारंगल पर, जिसकी राजधानी उरुगल्लू बाद में क्या हुई थी, वारंगल हुई थी, काकतीय वंश की। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य युगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ है। मध्य युगीन भारत में सराय शब्द का अर्थ क्या है, तो सराय मतलब होता निवास स्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सराय। मध्यकालीन भारत में सराय शब्द का अर्थ था एक ऐतिहासिक पड़ाव या स्थल या सराय जहां यात्री दिन भर की यात्रा के बाद आराम करते थे। सरायों का इस्तेमाल आम लोग, यात्री, सेना, जवान सभी करते थे। ये प्रमुख आवागमन मार्गों पर बनी होती थी, यानी सड़क के किनारे जो है आराम करने के लिए जो स्थान होता था उसे ही सराय कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इल्तुतमिश ने सिजदा यानी दंडवत तथा पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। सिजदा और पैबोस ये किसने शुरू किया था, तो ये बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, ये बलबन ने शुरू किया था, तो पहला गलत है आपका। दूसरा है, बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया।
देखिए ये बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने, ठीक है, ये जो है किसने किया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया था और तांबे का जीतल चलाया था। तो ये भी कथन आपका क्या है, गलत है। इसमें सही पूछा है, इसमें आपका दोनों कथन उल्टा दिया है, तो ऑप्शन डी, ना तो आपका पहला सही है ना तो दूसरा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। सिजदा और पाबोस की प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बल्ब ने किया था। सिजदा का मतलब होता है कि झुककर सुल्तान को नमस्कार करना, ये अभिवादन का तरीका था। सिजदा जो है सुल्तान को झुककर सलाम करना या नमस्कार करना। पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, सुल्तान के पैरों को चूमना, ये आपका इसका मतलब होता था पैबोस, ठीक है। इसकी शुरुआत बल्ब ने किया था। इन प्रथाओं का उद्देश्य क्या था, तो इसका मकसद शासक के दैवी अधिकारों को मजबूत करना और अपनी प्रजा पर राजा की श्रेष्ठता को दिखाना था, यानी राजा को भगवान की तरह मानना इसका उद्देश्य था। सिजदा और पैबोस प्रथा का अंत शाहजहां ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका अंत शाहजहां ने किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के 2 सिक्के, आपका चांदी का टंका चलाया था, ठीक है, चांदी का टंका चलाया था और तांबे का जीतल चलाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चांदी का टंका था और तांबे क्या क्या था, जीतल था। ये इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश ने भारत में शुद्ध अरबी सिक्का शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था, ये भी ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्का शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन के बारे में इसमें दिया है। तो सबसे पहले जो गुप्त काल में जो प्रांत था उसे भुक्ति कहा जाता था, प्रांत को भुक्त कहा जाता था, जिला को विशा कहा जाता था यानी या विषय कहा जाता था, शहर को यानी नगर को विथि कहा जाता था और गांव को ग्राम कहा जाता। तो किसमें बटा था, सबसे पहले प्रांत, प्रांत के बाद फिर जिला, जिला के बाद आपका शहर, शहर के बाद गांव। तो ये क्रम था जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भुक्ति। अच्छा नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, पहले भुक्त होगा फिर विषय होगा, लास्ट में ग्राम होगा। हाँ ठीक है, ये आपका कहिए सही है, पहला आपका करेक्ट है, भुक्ति फिर विषय फिर विधि फिर ग्राम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भुक्ति यानी प्रांत का हेड होता था उसे उपरिका या भोगपति कहा जाता था, ये ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। विषा यानी जो जिला का हेड होता था उसे विषयपति या आयुक्त कहा जाता था। विथिका या विथि जो शहर का हेड होता था उसे नगरपति या पुरपाला कहा जाता था। और ग्राम या गांव उसके प्रमुख को ग्रामिका कहा जाता था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रमुख भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, करा कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। वेसर शैली तो ये आपका होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ये आपका देखिए चित्र में देख सकते हैं, ये वेसर शैली का उदाहरण है, ठीक है। इसके बारे में अभी डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कंदारिया महादेव का मंदिर ये जो है नागर शैली में बना है, ठीक है, नागर शैली में बना हुआ है। और श्री राम मंदिर जो अयोध्या बना है ये भी आपका जो है नागर शैली में बना हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नागर शैली या नागर शैली ये उत्तर भारत में जो मंदिर बने होते हैं वो किस शैली में बने हैं, उत्तर भारत में ये नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है। उत्तर भारत के मंदिर जो ये नागर शैली में बने हुए हैं, जैसे आपका खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है। दशावतार विष्णु मंदिर है, सूर्य मंदिर मोढरा में जो है ये गुजरात में, ये भी ये सब जो है नागरा शैली के उदाहरण है। यानी जो उत्तर भारत में जो मंदिर है बने होते हैं वो किस शैली में, तो नागरा शैली में। और द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, जैसे बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, ये सब जो है द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, काफी बड़े होते हैं ये, ठीक है। वेसर शैली, तो वेसर शैली ध्यान रखिएगा ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है, इसमें दोनों का मिश्रण होता है। जैसे आपका डोडप्पा बसप्पा मंदिर, होयसल मंदिर, ये सब जो है वेसर शैली के उदाहरण है, ठीक है। उत्तर भारत में जो मंदिर वो नागरा शैली में, दक्षिण भारत में जो मंदिर वो द्रविड़ शैली में, और वेसर शैली इन दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। ये मध्य भारत में होता है ज्यादातर, ठीक। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल तथा
क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये तीनों क्या थे? नाटककार थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नाटककार थे। भवभूति एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार थे। ठीक है, जिन्होंने महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित आदि प्रसिद्ध नाटक लिखे। इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं भी ध्यान रखिएगा। भवभूति की रचना है आपका महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित, इनकी प्रसिद्ध नाटक है। उन्हें कन्नौज के राजा यशोवर्मन का दरबारी कवि माना जाता है। भवभूति को जो है ये राजा यशोवर्मन का दरबारी कवि माना जाता है। हस्तमल की बात करते हैं तो ये इनकी रचना ध्यान रखिएगा, विक्रांत कौरव, सुभद्रा हरण, मैथिली कल्याण सहित इन्होंने 8 अन्य नाटक भी लिखे हैं। इंपॉर्टेंट है, विक्रांत कौरव, सुभद्रा हरण, मैथिली कल्याण। ठीक है, वह होयसल साम्राज्य के प्रसिद्ध संस्कृत जैन नाटककार थे। ये जैन नाटककार थे। क्षेमेश्वर की बात करते हैं तो क्षेमेश्वर कन्नौज के महिपाल के दरबारी थे। ठीक है, ये महिपाल के दरबारी कवि थे। इनकी रचना ध्यान रखिएगा, चंड कौशिक जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और कोई सुझाव भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोग के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम पूछ रहा है, कौन सा है? तो सबसे पहले क्या आता है प्रस्तावना में? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले क्या आया? प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, उसके बाद समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1849 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। ये क्या है? हमारी प्रस्तावना है। देखिए, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। एक तो एक क्रम वाला प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आता है प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। और इसमें पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, 3 न्याय की बात कही गई है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है प्रस्तावना में। कौन कौन से? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है किसमें? प्रस्तावना में। और समानता की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात इसमें कही गई है प्रस्तावना में। और हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, यानी संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था इसे? तो 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। और इसे पूरी तरीके से यानी पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू किया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ये भी ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पंचायती राज के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? पहला, पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होता है। तो यह आपका गलत है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष दिया है जबकि अप्रत्यक्ष होना चाहिए। दूसरा है, पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नहीं, 18 वर्ष नहीं है। पंचायत में अगर चुनाव लड़ना है आपको तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए।
तो ये भी कथन आपका क्या है, गलत है। तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, ये करेक्ट है। पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव होता है ये राज्य चुनाव आयोग कराता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का गठन कब हुआ था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था। किस भाग में जोड़ा गया था, तो भाग 9 में जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 9 कौन सी अनुसूची जुड़ी थी, तो 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में ध्यान रखिएगा 29 विषय है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंचायती राज की 3 संरचना है। सबसे निचली संरचना ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और सबसे ऊपरी संरचना आपका जिला परिषद। ठीक है, ये 3 संरचना है। जिला परिषद के अध्यक्ष, जिसे अध्यक्ष या अधिपति कहा जाता है, को अप्रत्यक्ष रूप से और उसके चुने गए सदस्यों के रूप में चुना जाता है। जो उनके सदस्य होते हैं वो जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ये इसलिए जो आपका कथन पहला गलत हो गया था। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है और जो चुनाव होता है कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग इसका चुनाव करवाता है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक बंटवारा किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी हैं, एक आपका संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा आपका क्या है, समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो है इस पे कानून कौन बनाता है, तो इस पे केंद्र सरकार जो है कानून बनाता है। राज्य सूची पे ये राज्य सरकार इस पे कानून बनाती है और समवर्ती सूची के विषय पे दोनों जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर टकराव होता है दोनों के कानून में तो केंद्र वाला इसमें माना जाएगा। ठीक है, तो यानी इस पे दोनों कानून बनाते हैं लेकिन टकराव होता है तो केंद्र का जो कानून होता है उससे ही ऊपर रखा जाता है। इसमें संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय है। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से विषय, एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये। रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डाक, जनगणना, ये सब जो है संघ सूची के विषय आते हैं। ठीक है, संघ सूची के विषय हैं ये। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, जैसे आपका पुलिस हो गया, स्थानीय सुशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, मत्स्य, विवाह और तलाक, वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, ये सब जो है राज्य सूची के विषय हैं। इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। सबसे ज्यादा समवर्ती सूची पूछा जाता है, इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। इसमें शिक्षा कई बार पूछा गया है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। दीवानी और फौजदारी मामले, श्रम कल्याण, वन, ठीक है इंपॉर्टेंट है, वन समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन। देखिए जनगणना अगर पूछा जाए तो ये संघ सूची और परिवार नियोजन अगर पूछा जाए तो ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय के द्वारा क्या जारी किया जाता है, तो रिट जारी किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी का राइट आंसर है समादेश, ऑप्शन सी। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट दोनों ही मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 32 के तहत रिट कौन जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और आर्टिकल जो है 226 के तहत कौन जारी करता है, तो हाई कोर्ट जारी करता है। और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को, ये भी ध्यान रखिएगा। कितने प्रकार की रिट है, तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं ये, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, पर्यावरण की रक्षा ये हमारा कर्तव्य है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य है ये। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए व्याख्या आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। इसमें देखिए पहला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन
अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। देखिए, मूल अधिकार में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 ए, ठीक है, 4 ए और अनुच्छेद पूछा है 51 ए में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं? तो ध्यान रखिए, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब जोड़े गए थे तो 10 थे, वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये शिक्षा से संबंधित है। इसे कब जोड़ा गया? तो इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया और ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो सोवियत संघ वर्तमान में रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर न्याय संगत है। इसका मतलब है कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मूल अधिकार है, उसके उल्लंघन पर हम न्यायालय चले जाते हैं, उसके उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते। यानी क्या है? ये गैर न्याय संगत है। ये हमारा क्या है? कर्तव्य है। ये कहा गया है कि हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। किस भाग में? भाग 4 ए में है। और अनुच्छेद की बात करते हैं 51 ए में इसका उल्लेख किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे जोड़ा गया है। जैसे आपका इसमें क्या संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान इसमें कहा गया है। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। सद्भाव और भाईचारों को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण का संरक्षण और इसको जो है बेहतर बनाना, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग करना, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को सजोना, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना, सम्मिलित संस्कृति की समृद्ध विरासत को जो है सहेजना, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद का विकास करना, मानव कार्यों के उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ये सब हमारा क्या है? कर्तव्य है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत ध्वज संहिता। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय जो ध्वज संहिता है ये कब आया था? तो 2002 में आया था और इसे 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय ध्वज संहिता में ध्वज के बारे में दिया है, ध्वज कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसको कैसे रखना चाहिए, इन सब के बारे में जो है इसमें दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। एक तरफ अनुसंधान दिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ शहर दिया है। पहला है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर में है। ये आपका क्या है? करेक्ट है, जोधपुर में है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। दूसरा है हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये देहरादून नहीं है बल्कि ये कहाँ पे है? हिमालयन वन अनुसंधान, ये शिमला में है, ये आपका गलत है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है, करेक्ट है। ये उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये जबलपुर में, ये करेक्ट है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ और अनुसंधान केंद्र के बारे में देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? राजमुंदरी में है। राजमुंदरी कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक उड़ीसा में है, इंपॉर्टेंट है। ये चावल अनुसंधान कहाँ पे है? उड़ीसा में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान ये आपका चेन्नई में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है। गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है, इंपॉर्टेंट है, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला इसमें रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन ये कब हुआ था? तो 1774 में रानीगंज में प्रथम कोयला का उत्पादन हुआ था। दूसरा कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना जो है
1975 में हुई थी। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये 2 चरणों में किया गया था। 1972 में भी किया गया था, 1973 में भी किया गया था। ये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। तो सबसे पहले इसमें कौन सी घटना हुई थी? तो रानीगंज में कोयले का जो है प्रथम उत्पादन। उसके बाद किसका नंबर आएगा? पहला हो जाएगा, उसके बाद 1956, उसके बाद चौथा, पहला व चौथा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसी के बारे में दिया है, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? करा कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर। देखिए, इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये ऑप्शन थोड़ा उल्टा दिया है, ये आपका इसको चाहे आप भी मान लीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया सी ऊपर हो गया और बी नीचे हो गया, तो बी होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर, 31.2%। भारत के 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16%, यानी 31.2% लगभग। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 68.84% ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। ऑप्शन सी, रिचर्ड फेनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन को आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। उन्होंने साल 1959 में अपने भाषण देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम में नैनो टेक्नोलॉजी की अवधारणा पेश की थी। नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग क्या होते हैं? तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें जो है प्रयोग होता है, स्मार्ट दवाओं में, सेंसर में, इलेक्ट्रॉनिक्स और जैविक प्रणालियों के बीच इंटरफेस में, नैनो स्केल सेंसर और संचार उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, हल्के उच्च शक्ति वाले पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय गति के संरक्षण के नियम पर यह कार्य करता है रॉकेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, रेखीय गति संरक्षण। नेक्स्ट है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इको साउंडिंग का प्रयोग जो है किसमें होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र की गहराई को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। देखिए, आपकी बार पूछा गया था, तो सोनार से भी ध्यान रखिएगा, समुद्र की गहराई मापी जा सकती है। वैसे तो फेदोमीटर इसके लिए तो है ही, लेकिन सोनार से भी जो है गहराई मापी जा सकती है। तो इन सब में जो है इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इको साउंडिंग का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ पे किया जाता है? नेविगेशन में सहायता के लिए, मछली पकड़ने में, समुद्र की गहराई मापने में, पृथ्वी के भूगर्भ में खनिजों की मौजूदगी का पता लगाने में इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोलर सेल निम्न में किससे बने होते हैं? जो सोलर सेल होते हैं किससे बने होते हैं? तो ये अर्धचालक के बने होते हैं। वैसे सिलिकॉन यानी अर्धचालक, सिलिकॉन अर्धचालक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अर्धचालक। नेक्स्ट है, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित आपकी बात बीपीएससी टीआरई में प्रश्न बना था। करा ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है, अगर पीएच जो है 7 होता है उदासीन होता है, 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो क्या होता है आपका? अम्लीय होता है। तो 4.5 दिया, वैसे भी अम्ल वर्षा हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वायुमंडल के सबसे निचली परत यानी क्षोभ मंडल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें शामिल होता है। हर जगह आपको सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ही मिलेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम जगह देखने को मिलता है। ये एनसीईआरटी में दिया है, अब की बार बीपीएससी ने पूछा भी ये था, ये तो बहुत लोगों ने इसको गलत कर दिया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लोगों ने नहीं लगाया था, लेकिन बाद में जो आंसर की आई फाइनल, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी माना गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो अम्ल वर्षा होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड, इन तीनों की वजह से क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। जब ये जल के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जब जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो ये आपका कार्बोनिक अम्ल बनाता है, यानी H2CO3 बनाता है। ठीक है, उसके बाद जब ये जल जो होता है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलता है तो HNO3 बनाता है, यानी नाइट्रिक अम्ल बनाता है। और जब जल सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, यानी H2SO4 बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर जल जो है कार्बन से क्रिया करेगा तो H2CO3 बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से तो HNO3, और सल्फर डाइऑक्साइड तो H2SO4। ये क्या है, तीनों अम्ल है, तो इससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा को पीएच लगभग 4 या 5 से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेहोडियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। ठीक है, इसको आप ऑप्शन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, उल्टा है थोड़ा सा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन आपका कैल्शियम आयन यानी Ca के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन में कह रहा है और कैल्शियम आयन के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है वो, तो बोरान है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरान। देखिए इसके बारे में, बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो शर्करा के परिवहन यानी कहेगा शर्करा के परिवहन में, कैल्शियम के उपयोग में और कोशिका विभाजन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बोरान शर्करा के स्थानांतरण और कार्बोहाइड्रेट चयापचय में अहम भूमिका निभाता है। यह विशेष रूप से सक्रिय कोशिका विभाजन के दौरान जरूरी होता है, यानी कोशिका विभाजन में भी ये जरूरी होता है। यह पुष्पन, परागनलिका वृद्धि, फलन प्रक्रिया, नाइट्रोजन चयापचय और हार्मोन गतिविधि में भी ये अहम भूमिका निभाता है बोरान। यह कैल्शियम को घुलनशील रूप में बनाए रखता है जिससे इसका उचित उपयोग सुनिश्चित होता है। यानी शर्करा के परिवहन और कैल्शियम आयन और कोशिका विभाजन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बोरान। ठीक है, नेक्स्ट है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो एसिड या अम्ल पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक जो अमीनो एसिड होते हैं ये पाए जाते हैं, तो अंडे में पाया जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड सभी प्रकार के, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं ये। ठीक है, प्रोटीन में अमीनो एसिड की एक या एक से ज्यादा श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन में अमीनो एसिड की एक से ज्यादा श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। अमीनो एसिड जैविक प्रणाली की संरचना, कार्य और विनियमन के लिए जरूरी होता है। शरीर के ऊतकों को बढ़ाते हैं, अमीनो एसिड क्या करते हैं, शरीर के ऊतकों को बढ़ाते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। ये अमीनो एसिड हार्मोन, मस्तिष्क रसायन बनाते हैं। अमीनो एसिड ऊर्जा स्रोत होते हैं ये, और ये स्वास्थ्य, त्वचा, बाल और नाखून बनाए रखते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा देते हैं ये, पाचन तंत्र को भी ये सामान्य बनाए रखते हैं। ये अमीनो एसिड के क्या है, उपयोग या फायदे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़ेगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला इसमें पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। नहीं, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा ये, और ट्रोपोलॉजी ये पोषण का अध्ययन, ये भी करेक्ट है। तो इसमें आपका पहला सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विज्ञान की कुछ शाखाएं देख लेते हैं। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, पेलियोंटोलॉजी इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पेलियोंटोलॉजी में। अर्बोरिकल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को अर्बोरिकल्चर कहा जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखाओं को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी ये कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। एग्रोस्टोलॉजी घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी को पालन को क्या कहता है, एपीकल्चर इंपॉर्टेंट है।
एपिग्राफी शिलालेख संबंधी जो ज्ञान का अध्ययन होता है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी, तो ये आपका पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और कार्डियोलॉजी, हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। ये सब विज्ञान की शाखा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैमिनेरिया से आयोडीन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग लिए कुछ टारगेट है, इस क्लास पर लगभग जो है 200 आप लोग लाइक और 50 कमेंट कीजिए तो आपका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। तो ये टारगेट है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो होता है ये अम्ल से क्रिया करे, कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है, तो आपका हो जाएगा Mg। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। Mg जो है HCl से क्रिया करता है, क्या बनाता है, तो MgCl2 और हाइड्रोजन यहां से विस्थापित करता है ये, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो जीन संश्लेषण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन संश्लेषण के लिए। जीन संश्लेषण की खोज के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मान दिया गया था, और भी कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। कब, 1968 में इन्हें प्रदान किया गया था। और ये भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के अध्ययन में विशिष्ट थे। उन्होंने आनुवंशिकी कोड और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य की भी खोज की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इन्हें जीन संश्लेषण के लिए मिला था नोबेल 1968 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये, पिछले प्रैक्टिस में सेट में भी आया था ये। कौन सा कीट भक्षी पौधा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपेथिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिचर प्लांट या नेपेथिस, कोबरा लिली, वीनस ट्राइफ्लैट, बटर वाट, मंकी कप, ऑस्ट्रेलियन सनड्यू, ड्रोसरा और यूट्रिकुलेरिया, ये सब क्या है, कीट भक्षी पौधे के नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। कीट भक्षी पौधे कहाँ पे उगते हैं, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर ये कीट भक्षी पौधे उगते हैं, और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियाक रोग होता है। कराया, किस विटामिन की कमी से सीलियाक रोग हो जाता है, तो विटामिन B12 की वजह से सीलियाक रोग हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। B12 की वजह से एनीमिया भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एनीमिया रोग भी B12 की वजह से होता है। इसका रासायनिक नाम ध्यान रखिएगा, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से तो किलियोसिस रोग होता है विटामिन B2 की वजह से। विटामिन B6 तो मरोड़ पकड़ना। विटामिन B12 तो आपका रक्त अल्पता यानी एनीमिया होता है, आरबीसी में होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। विटामिन सी सभी को पता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी रिकेट्स रोग जो है होता है विटामिन डी। विटामिन ई आरबीसी की भुरभुरेपन में वृद्धि तथा मांसपेशियों की कमजोरी विटामिन ई। विटामिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका रक्त के थक्का बनने में वृद्धि, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, यानी ये क्या होता है, रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका में मौजूद जेली जैसा पदार्थ कहलाता है। कोशिका में मौजूद जेली जैसा पदार्थ को क्या कहा जाता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट है, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों की दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सा है, तो इन विट्रो जीन बैंक, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन विट्रो जीन बैंक। नेक्स्ट, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था, तो 2002 में यह जारी किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 2024 की बात करते हैं, भारत की रैंक कितनी है, भारत रैंक इसमें जो है 176 है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हैरिस टोड्रो मॉडल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, एक तरफ चित्रकारी दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। ठीक है, देखते हैं इसमें। मधुबनी आप सभी को पता है, मधुबनी जो है कहाँ का है? ये बिहार का है। तो सबसे पहले देखेंगे एक का चौथा सभी में दिया है। ठीक है, वारली कहाँ का है? तो वारली महाराष्ट्र का है। डी का दूसरा देखते हैं किसमें है, तो देखिए यहां से पता चल गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेपाक्षी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और पट्टचित्र कहाँ का है? उड़ीसा का है ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? इंपॉर्टेंट है ये। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो ये मुद्रा और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य ये संबंध स्थापित करता है। उल्टा संबंध होता है इनका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलिप्स वक्र अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के बीच संबंध को दर्शाने वाला एक ग्राफ है। यह दर्शाता है कि इन दोनों दरों के बीच नकारात्मक या विपरीत संबंध होता है, यानी अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें दर्शाता है ये। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, एक तरफ कोयला बिजली संयंत्र दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है। कोयला बिजली संयंत्र और दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। कहलगांव आप सभी को पता होगा, कहलगांव ये भागलपुर में है, तो भागलपुर बिहार में है। तो ए का दूसरा देखिए इसमें किसमें है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का खरगोन कहाँ का है? तो ये आपका खरगोन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, और कुडगी ये कर्नाटक में है। ऑप्शन डी। अला निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने लिखा था, ये आपका करेक्ट है ये। जेएम किन्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। गुरनाल मिडरल, तो ये आपका एशियन ड्रामा, ये भी करेक्ट है। कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये आपका गलत है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये किसकी किताब है? तो डेविड रिकार्डो की रचना है ये, डेविड रिकार्डो। कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, इनकी रचना ध्यान रखिएगा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया था? आपस्पा पहली बार कहाँ पे लगाया गया था? तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में। ऑप्शन डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में से पहली बार लगाया गया था आपस्पा। इसका पूरा नाम क्या है? तो सशस्त्र विशेष शक्तियां अधिनियम। कब आया था? तो 1958 को पहली बार यह अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। कब आया था ये? 1958 में। नेक्स्ट है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कब घोषित किया गया? तो 1963 में से घोषित किया गया राष्ट्रीय पक्षी। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवद। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। ये सब आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये शामिल नहीं है। बाकी सहकारी बैंक, वाणिज्यिक पत्र और ट्रेजरी बिल ये सब शामिल है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली ये तेलंगाना का एक गांव है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुनाई के लिए प्रसिद्ध है ये, और ये हाथ से बुनी इक्कत साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है पोचमपल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है ये? तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, पोचमपल्ली वर्तमान तेलंगाना में है। ध्यान रखिएगा, पोचमपल्ली से ही 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, विनोबा भावे ने पोचमपल्ली से ही 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।